गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के बेसिकली दो लॉज हैं, ग्रोथस ड्रेपर लॉ, दूसरा है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ग्रोथस ड्रेपर लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है और थ्योरेटिकली ये जो लॉ है ये ग्रोथस ने दिया था फर्स्ट टाइम 1818 में और एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को प्रूव किया गया था ड्रेपर के द्वारा 1841 के अंदर। ये क्या कहता है, जो बेसिक कंसेप्ट जो आज आपको बिल्कुल अच्छे से पता है और आपको मतलब बेसिक कंसेप्ट है आज के टाइम में, वो उन्होंने बहुत टाइम पहले बताया था कि एक बॉडी के ऊपर लाइट रेडिएशंस गिर रही हैं तो एक हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये सिर्फ एब्जॉर्ब पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन कराता है। दैट इज़ a chemical change can be produced in a system only by those radiations which are absorbed। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी एब्जॉर्ब रेडिएशन से केमिकल रिएक्शन हो। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में 200 मॉलिक्यूल हैं, 200 में से 100 ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो ज़रूरी नहीं कि वो 100 के 100 मॉलिक्यूल रिएक्ट होकर और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मैटर के ऊपर रेडिएशन करें तो हो सकता है फोटो फिजिकल चेंजेस हो, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए सिस्टम में, फ्लोरिसेंस हो जाए, फोस्फोरिसेंस हो जाए, या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल दूसरे नॉन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके जो एनर्जी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसको हीट रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर दे। अब कुछ सिस्टम है ऐसे भी होते हैं कि मान लो एक सिस्टम है उसमें आपने लाइट एनर्जी डाली तो एक मॉलिक्यूल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसने उसको खुद यूटिलाइज नहीं किया, उस एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया और जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया है उसने उस लाइट एनर्जी का यूज़ किया है। जैसे फोटोसिंथेसिस ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीन्स वगैरह हैं, वो सब क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो खुद यूटिलाइज नहीं करते, वो फोटोसिंथेटिक सिस्टम के पास भेज देते हैं उनको और वहाँ पे जाके रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे जाके NADPH बनते हैं, वहाँ पे जाके ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सिर्फ एक कैरियर है, वो एक फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करके ट्रांसफ़र कर देता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। और जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करता है रेडिएशन को और फिर किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है और उस किसी और मॉलिक्यूल में जो रिएक्शन हो रही है, इस सारे प्रोसेस को फोटोसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। अब है अब हम करेंगे सेकेंड लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये है सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जो सबसे पहले किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था 1905 में और उसके बाद स्टार्क ने दिया था 1918 में। ये क्या कहता है, इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन each reacting atom or molecule absorb one photon of light which cause reaction। ये कहता है किसी भी रिएक्शन के अंदर मान लो 100 मॉलिक्यूल है तो वो 100 के 100 मॉलिक्यूल 100 फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर उनसे क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, उनसे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से एक फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। अब मान लो एक मॉलिक्यूल है आपका AB रिएक्टेंट है, उसने लाइट एनर्जी एच न्यू एब्जॉर्ब कर ली और वो एक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच गया, AB स्टार उसकी क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो ये प्राइमरी प्रोसेस है जिसके अंदर हर मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। ये प्राइमरी प्रोसेस का कंसेप्ट हम क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे जो ये स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, ऐसे बेसिकली प्रोडक्ट बनने तक ये लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ये लॉ फिर क्या किया, दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है फोटोकेमिकल प्रोसेस को, एक प्राइमरी प्रोसेस एक सेकेंडरी प्रोसेस। तो प्राइमरी प्रोसेस पे जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का, वो इक्वली अप्लाई होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस पे वो अप्लाई नहीं होगा। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे और वो फोटोन्स को एब्जॉर्व करेंगे उतनी ही एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल 1 मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो 1 मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 मोल एनर्जी ही एब्जॉर्व करेंगे। तो इस सिचुएशन में जो आपकी
एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, E इक्वल्स टू NH न्यू। N इज़ द एवोगैड्रो नंबर, एक मोल में एवोगैड्रो यूनिट होती है, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल मोलिक्यूल यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इतने एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, तो एवोगैड्रो यूनिट। अब जो आपका न्यू है वो क्या होता है, C बाई लैम्डा। तो आपकी एनर्जी किसके इक्वल्स होगी, N एवोगैड्रो नंबर, H प्लैंक कांस्टेंट, C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड। तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब पर मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड आइंस्टीन, यानी कि एक मोल मोलिक्यूल्स, एक मोल फोटोन ऑब्जर्व करेंगे तो वो टोटल एनर्जी उसको कितना क्या बोलेंगे, एक आइंस्टीन बोलेंगे। एक मोल फोटोन की जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं आइंस्टीन एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, आइंस्टीन एनर्जी। अब इन आइंस्टीन जो एनर्जी है उसको हम डिफरेंट यूनिट सिस्टम में डेराइव करेंगे। जैसे फर्स्ट सिस्टम क्या है आपका, CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम में जो H की वैल्यू होती है वो क्या होती है, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। N की वैल्यू वही रहेगी, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 पर मोल। और आपकी C आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में करते हैं तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यहाँ पे जो आपकी लैम्डा है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। लैम्डा किस में है आपका, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो इन सब की वैल्यू E N H C बाई लैम्डा सब की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगी, 119.7 इंटू 10⁻6 बाई लैम्डा आर्ग पर मोल, ये यूनिट होगी इसकी। लेकिन 4.2 इंटू 10⁻7 आर्ग होता है 1 कैलोरी के इक्वल, ये वाली चीज़। तो आपको अगर आइंस्टीन एनर्जी को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो टोटल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 2.86 बाई लैम्डा कैलोरी पर मोल। ठीक है। लेकिन आपका जो एंगस्ट्रम है, जो लैम्डा है वो ज़्यादातर एंगस्ट्रम में यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में एंगस्ट्रम फॉर्म में आएगा आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसको आप 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू 2.86 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा कैलोरी पर मोल। अब ये जो लैम्डा है आपका, ये किसकी फॉर्म में है, एंगस्ट्रम फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हैं ये हम क्यों करा रहे हैं, ताकि आप डायरेक्टली लर्न करें। और न्यूमेरिकल में अगर आपसे एनर्जी किलो कैलोरी में बोला है तो किलो कैलोरी में यूज़ करें, आपको आर्ग में बोला है तो आर्ग वाली इक्वेशन को यूज़ करें। ठीक है। सेकंड हम करेंगे SI सिस्टम में। SI सिस्टम में कैसे, सेम H की वैल्यू पुट करेंगे, N की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे, और लैम्डा आपका मीटर्स में होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा एक्सप्रेशन, E इक्वल्स टू 0.1197 बाई लैम्डा जूल पर मोल, और जूल पर आइंस्टीन कह सकते हैं उसको। लेकिन हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में किलो जूल फॉर्म में दिया हो, तो किलो जूल में करने के लिए हमने क्या किया था, इस वाले एक्सप्रेशन को 10⁻³ से डिवाइड कर दिया था। तो फिर ये ऊपर जाके 10⁻³ में कन्वर्ट हो गया था।
और 2 पावर कहाँ से आई है, 0.1197 था, उसको 2 डिजिट से आगे बढ़ा दिया, 11.97 हो गया। तो जो आपका एक्सप्रेशन है किलो जूल पर मोल की फॉर्म में वो क्या हो गया है, E इक्वल्स टू 11.97 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पे क्या है, मीटर में है। लेकिन ज़्यादातर फोटो केमिस्ट्री में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एक्सप्रेशन है किलो जूल के साथ और किलो कैलोरी के साथ वो इस तरह से रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल आपको किलो कैलोरी में दे रखा है एनर्जी, तो आप किलो कैलोरी में दे रखा है तो ये वाला यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो जूल में। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल, वरना फिर निकालते रह जाओगे और कैलकुलेशंस करने में ही गलती हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल इक्वल्स टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, विच इज़ इक्वल टू 96.39 किलो जूल पर मोल। अब ये बात यूनिवर्सल है, हमें पता है जो एनर्जी है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें पता है, ये बेसिक कंसेप्ट है और ये इतना टाइम से चला रहा है, तो हमें ये चीज़ को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने क्या बताया था, 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर बताई थी फोटोकेमिकल रेडिएशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, और 200 से 400 तक मैंने क्या कहा था, यूवी रीजन, और 400 से 800 नैनोमीटर विजिबल रीजन। और देखिए 200 से 400 कम है नैनोमीटर वेवलेंथ में, तो यूवी रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होती है, हमें पता है इनका लैम्डा कम है तो एनर्जी क्या है, ज़्यादा। इन द सेम वे विजिबल रीजन क्या है, 400 टू 800, तो उनकी विजिबल रीजन की एनर्जी क्या है, कम है। अब हम करेंगे क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी है, अगर स्टार्क आइंस्टीन लॉ को देखें तो आपके सिस्टम में मान लो 200 मॉलिक्यूल हैं, उनमें से 100 ने एब्जॉर्व किया लाइट रेडिएशन को, तो 100 ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल मिलने चाहिए थे हमें इस हिसाब से। तो ये रेशो क्या होना चाहिए था, 1:1 रेशो, कि जितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्व किए उतने ही नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होने चाहिए और फिर उतने ही उनसे प्रोडक्ट बनने चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है नंबर ऑफ फोटोन्स कम एब्जॉर्व होते हैं और आपको जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा एब्जॉर्व कर लिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कम है, प्रोडक्ट कम है। तो दोनों ही सिचुएशन में जो आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी का कंसेप्ट लेकर आए कि पर्टिकुलर प्रोसेस कितना एफिशिएंट है। मैंने बताया कि मान लो एक सिस्टम है, उसमें 200 मॉलिक्यूल है, उसमें से 100 ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, तो हो सकता है 100 के 100 मॉलिक्यूल जिन्होंने लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करी उनसे रिएक्शन हो गई हो और आपको प्रोडक्ट मिल गया हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो क्वांटम यील्ड है उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगी, 100/100, 1 आएगी उसकी वैल्यू। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 100 मॉलिक्यूल ने फोटोन एब्जॉर्व करे, उनमें से सिर्फ 50 ही रिएक्ट कर पाए और 50 ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, 50/100, दैट इज़ 0.5। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल आपका सिस्टम था उसमें 200 मॉलिक्यूल थे, उसमें से 100 मॉलिक्यूल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करी है, 100 ने नहीं करी, लेकिन रिएक्ट 200 कर गए। तो उस सिचुएशन में जो आपकी क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाएगी, 200/100, दैट इज़ 2। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी क्वांटम यील्ड ज़्यादा भी आ सकती है, क्वांटम यील्ड कम भी आ सकती है। तो क्वांटम यील्ड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल in a given time upon number of photons absorbed in the same time। और इसी चीज़ को हम नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में भी कह सकते हैं, वो एक ही बात है कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। तो जो क्वांटम यील्ड है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या कहता है,
कि वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ है? ज़रूरी नहीं 1 के इक्वल हो, ज़्यादा हो, कम हो, ऐसा क्यों हुआ है वो हम देखते हैं। देखिए बहुत सारे, अभी ये कंसेप्ट हम दो प्रोसेस में देखेंगे, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस जो है वो स्टार्क आइंस्टीन लॉ को फॉलो करेगा, सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्क आइंस्टीन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि एक ये आपकी रिएक्शन है 2HiH न्यू H2 + I2, यानी कि 2 HI मोलिक्यूल कन्वर्ट हो गए H2 और I2 में और सिर्फ एक फोटोन एनर्जी यूज हुई है। तो इस केस में क्वांटम यील्ड क्या है? 2/1, यानी कि एक फोटोन एनर्जी का यूज हुआ है और 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर गए। तो इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं? प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। तो प्राइमरी प्रोसेस में क्या हुआ है? पहले एक मोलिक्यूल के ऊपर आपने रेडिएशन डाली एक, तो उससे क्या हुआ है? एटम में कन्वर्ट हो गया HI, हाइड्रोजन एटम और आयोडीन, और आयोडीन इसमें क्या है? एक्साइटेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है वो एप्लीकेबल है कि एक मॉलिक्यूल ने एक फोटोन को ऑब्जर्व किया और वो एक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच गया। एक्टिवेटेड स्टेट के रिजल्ट में क्या हुआ है? वो एटम्स में कन्वर्ट हो गया है और उसमें से जो आयोडीन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है। अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हुआ है? एक से ज़्यादा सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही दो प्रोसेस हैं कि जो ये H एटम प्रोड्यूस हुआ है वो रिएक्टेंट मोलिक्यूल HI के साथ ही रिएक्ट करके क्या बना दे? H2 + I। एक प्रोसेस क्या हो सकता है कि ये वाला I और ये वाला I दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं और I2 बना दें। तो हम इन दोनों प्रोसेस को अगर सम करके देखेंगे, प्राइमरी प्रोसेस को और सेकेंडरी प्रोसेस को सम करके देखेंगे, तो HI 2 HI, इधर बना H2 I2 H2 I2, एक फोटोन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेकिन अब ये बाकी की चीज़ें कहाँ गई? देखिए ये हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन कट जाएगा, ये आयोडीन से ये 2 आयोडीन कट जाएंगे। तो नेट रिजल्ट आपका क्या आया है? नेट रिजल्ट आपका आया है 2 HI मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए एक फोटोन के एब्जॉर्ब करने से। तो यहाँ पे स्टार्क आइंस्टीन लॉ फेल हो गया। लेकिन प्राइमरी प्रोसेस में ये बिल्कुल सही है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और जितने वो फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही एक्टिवेटेड स्टेट में चले जाएंगे, ये बात ठीक है। तो प्राइमरी प्रोसेस पे स्टार्क आइंस्टीन लॉ फॉलो होता है, फिर सेकेंडरी प्रोसेस पे नहीं होता। तो अब क्वांटम यील्ड ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, उसके क्या रीजंस हैं कि क्वांटम यील्ड कम भी हो सकती है, क्वांटम यील्ड ज़्यादा भी हो सकती है। तो कम होने के क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को रीइमिट कर दे और खुद डीएक्टिवेट हो जाए, एक। दूसरा ये हो सकता है जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो सराउंडिंग के नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर जाए और एनर्जी को हीट की फॉर्म में लूज कर दे। थर्ड क्या है कि जो एटम और रेडिकल प्राइमरी स्टेप में बने हैं वो आपस में कंबाइन होके ओरिजिनल प्रोडक्ट बना दें। फॉर एग्जांपल कि ये जो H और I बने हैं एटम्स, ये दोनों दोबारा से कंबाइन होके और ये वाला प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में कर दें, तो फिर कोई यूटिलिटी नहीं हुई। दोबारा से नेट रिजल्ट तो क्या हो गया? HI ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद भी HI ही रह गया। फोर्थ क्या हो सकता है कि ये जो एटम्स बने हैं वो रिएक्ट करके कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट बना दे जिसकी यूटिलिटी नहीं है, तो फिर रिएक्शन नहीं हुई उससे, उस जो फोटोन ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ है उसकी यूटिलिटी नहीं हुई, कुछ अनवांटेड चीज़ बन गई है उससे। या हो सकता है कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल एनर्जी को रीमेट कर दे फ्लोरेसेंस या फोस्फोरेसेंस की तरह, फोटोफिजिकल प्रोसेस की तरह। या ये हो सकता है कि सेकेंडरी जो प्रोसेस है उसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में रिएक्टेंट ही बन रहा हो, जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन वाला ही हो गया कि एटम्स है जो हाइड्रोजन और आयोडीन एटम्स है आपस में रिएक्ट करके और फिर HI ही बना दें। तो ये सब जो रीजंस हैं उनकी क्वांटम यील्ड लो होने के रीजंस हैं कि मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एक्टिवेट हो गए